हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आगे के सभी एपिसोड्स को जल्दी से जल्दी और सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। रूबी होटल के रूम नंबर 888, जो कि उस होटल का सबसे शानदार मीटिंग रूम था। इस रूम में एक आदमी एक खूबसूरत महिला के बगल में खड़ा था और वह खूबसूरत महिला लकी की मां सरस्वती अग्रवाल थी। और इसी रूम में एक टेबल पर एक आदमी भी बैठा हुआ था जो काशीनाथ जी थे। लकी की मां सरस्वती अग्रवाल कुछ व्यावसायिक कारणों से अमेरिका से वापस आई थी, इसलिए वह इस अवसर का फायदा उठाना चाहती थी और अपने बेटे से मिलना चाहती थी। जब उसे पता चला था कि लकी की गरीबी परीक्षा खत्म हो चुकी है, तो वह तुरंत ही अमेरिका से आ गई थी। लेकिन फिर उसने सुना कि उसके बेटे लकी को उसके परिवार द्वारा फिर से दंडित किया जा रहा है और लकी को परिवार के किसी भी संसाधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो उसे बहुत ही दुख हुआ और उसने सोचा कि इस दंड में और उस गरीबी परीक्षण में आखिर क्या अंतर है। फिर दोबारा से मेरे बेटे को गरीबी परीक्षण में क्यों धकेला जा रहा है। सरस्वती जैसे ही वापस इंडिया आई थी, तो उसने काशीनाथ जी से इस बारे में गुप्त रूप से मीटिंग की थी, ताकि वे लोग उसके बेटे लकी की गुप्त रूप से मदद करें। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि अग्रवाल परिवार बहुत ही सख्त है और अगर काशीनाथ जी ने अग्रवाल परिवार के कानूनों को तोड़ने की हिम्मत भी की तो उन्हें इस परिवार द्वारा बहुत ही कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए अब सरस्वती ने इस बारे में उनसे कोई भी बात नहीं की। अब वह तो सिर्फ लकी का इंतजार कर रही थी और उससे मिलना चाहती थी। लेकिन इतना इंतजार करने के बाद उसने रूबी होटल के मालिक को फोन मिला दिया। आप जल्दी करें और 304 में जाएं, 304 में जाएं और वहां पर मेरा बेटा लकी है और वहां पर जाकर देखें कि उनकी पार्टी किस स्तर पर है और मेरे बेटे लकी की तलाश करें। और फिर उसने उस रूबी होटल के मालिक के फोन पर अपने बेटे लकी की तस्वीर भेज दी। तभी उस रूबी होटल के मालिक ने सम्मान पूर्वक कहा, ठीक है मैम, मैं अभी जाता हूँ। हालांकि जब सरस्वती अग्रवाल इस होटल में घुसी थी तो इस होटल के मालिक ने सरस्वती को नहीं पहचाना था, लेकिन उसने काशीनाथ जी को पहचान लिया था और काशीनाथ जी को सरस्वती अग्रवाल के साथ या पीछे पीछे चलता हुआ देखकर वह समझ चुका था कि यह महिला भी बहुत ही शक्तिशाली महिला है। इसलिए वह उसके प्रति इतना विनम्र हो रहा था और वह सरस्वती के आदेशों को अनदेखा करने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। इधर रूम नंबर 304 में राजवीर और सीमा बातचीत कर रहे थे। तभी उस कमरे में बैठे एक व्यक्ति ने राजवीर से कहा, मिस्टर राजवीर, आपको इस पैनकेक्स विक्रेता को यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या आप यहाँ लोगों को पैनकेक्स खरीद कर खिलाना चाहते हैं? और फिर उसकी बात सुनकर कमरे में सभी लोग हंसने लगे। तभी राजवीर स्टेज से उतरा और सीधा लकी के पास गया और उसने लकी से कहा, लकी प्लीज खड़े हो जाएं। राजवीर ने इतने आदर रूप से इसलिए कहा था ताकि लकी खड़ा हो जाए। फिर लकी ने जब राजवीर के आदर भरे शब्दों को सुना तो वह खड़ा हो गया। तभी राजवीर ने कहा, आप लोग शायद लकी को अच्छी तरह से नहीं जानते और मैं भी उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन आज मैं उसे संयोग से मिला था और आपको मैं लकी के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। तभी राजवीर के मुंह से इतने शब्द उन लोगों ने सुने तो कमरे में बैठे हुए सभी लोग हैरान हो गए थे। उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि लकी की कोई दूसरी छिपी हुई आइडेंटिटी भी हो सकती है। तभी राजवीर ने कहा, आज मैं जब होटल आ रहा था तो मैंने एक बूढ़ी औरत को एक साइकिल के साथ देखा जिसकी कुछ चीजें जमीन पर गिर गई थी और लकी उसकी मदद करने लगा था। तभी मुझे यह लगा था कि लकी एक अच्छा लड़का है, लेकिन तभी इस आदमी ने उस बूढ़ी औरत से पैसे ले लिए थे। राजवीर जब इस कमरे में घुसा था तो राजवीर ने लकी को तभी पहचान लिया था, लेकिन उस समय राजवीर ने कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि लकी उस कमरे से जा रहा था। इसलिए राजवीर लकी को वहीं पर रोकना चाहता था
और पिछले दिन सीमा ने राजवीर को उसकी मदद करने के लिए कहा था ताकि वह और राजवीर मिलकर लकी को अपमानित कर सके। इसलिए राजवीर ने अपनी योजना के अनुसार लकी को कमरे से जाने नहीं दिया था। तभी वहां पर बैठे एक आदमी ने कहा, क्या कहा राजवीर जी आपने? मुझे तो सिर्फ यही लगा था कि यह आदमी एक गरीब है, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अपने नैतिक कर्तव्यों को भी भूल चुका है। तभी दूसरे आदमी ने कड़वी आवाज में कहा, मैं इस आदमी को पुलिस स्टेशन भेजना चाहता हूँ। यह एक शर्मनाक बात है। अब लकी बहुत ही ज्यादा निराश हो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राजवीर ने उसे अपमानित करने के लिए इस कमरे में रोका था। तभी लकी ने सीमा की आंखों की तरफ देखा और फिर राजवीर की आंखों की तरफ देखा। सीमा और राजवीर आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा कर रहे थे, जिससे लकी समझ गया था कि सीमा ने ही राजवीर को उसको अपमानित करने के लिए कहा था। तभी उस कमरे में बैठे एक व्यक्ति ने कहा, अब इस आदमी को यहाँ से भगा देना चाहिए, मैं अब यहाँ पर इसके साथ नहीं बैठ सकता। तभी दूसरी औरत ने कहा, मुझे इस आदमी को देखकर घिन आ रही है और मैं अपना खाना भी नहीं खा पा रही हूँ सही ढंग से। जैसे ही लकी ने उन सभी आदमियों के शब्दों को सुना तो वह उन सभी को सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वह उस कमरे से जाने लगा। तभी राजवीर ने लकी को रोक लिया और उसने कहा, रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी यहाँ पर आ सकते हो और कभी भी ऐसे ही जा सकते हो? तुम अब यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम उस खाने का भुगतान करोगे जो तुमने अभी अभी यहाँ पर खाया है। और हालांकि तुमने अभी ज्यादा कुछ नहीं खाया है, इसलिए तुम्हें सिर्फ मुझे 1000 रुपए देने होंगे। दिव्या अब इन सब चीजों को और नहीं सहन कर पाई। वह खड़ी हो गई और उसने कहा, मिस्टर राजवीर, आपने कहा था कि यह ट्रीट आपकी तरफ से है और किसी को भी इसके लिए भुगतान नहीं करना होगा। तभी राजवीर ने कहा, मैंने ये कहा था, लेकिन मैंने सिर्फ ईमानदार लोगों को ही आमंत्रित किया था। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो गरीब, गंदा और इस तरह से खराब नैतिक विचारों वाला हो और खराब चरित्र वाला हो, तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा। मैं उससे पैसे जरूर लूँगा। राजवीर की इतनी बात सुनते ही दिव्या ने एक कड़वा घूंट लिया। उसने सोचा कि उसने लकी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। तभी दिव्या ने कहा, लेकिन लकी बहुत गरीब है, आप उसे 1000 रुपए भुगतान करने के लिए कैसे कह सकते हैं? तभी राजवीर ने कहा, यह सब मैं नहीं जानता। अब लकी यहाँ से तभी जा सकता है जब वह 1000 रुपए यहाँ पर छोड़कर जाएगा। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर एक आदमी उस कमरे में अंदर घुस गया। वह आदमी रूबी होटल का मालिक धीरज था। धीरज ने तुरंत ही उस कमरे में सबसे पहले उस आदमी को भेजा जिसकी तस्वीर सरस्वती अग्रवाल ने उसे भेजी थी। फिर जैसे ही उसने लकी को देखा तो वह हैरान हो गया था। हालांकि धीरज उस महिला यानी कि सरस्वती और उस युवा यानी कि लकी के बीच के रिश्ते को नहीं जानता था, लेकिन जब धीरज ने लकी को इतने खराब कपड़ों में देखा तो वह कल्पना नहीं कर सका कि इस आदमी का उस महिला यानी कि सरस्वती अग्रवाल से कोई संबंध भी हो सकता था। लेकिन फिर जब उसने लकी की शक्ल को ध्यानपूर्वक देखा तो उसने महसूस किया कि सरस्वती अग्रवाल से लकी की शक्ल कुछ कुछ मिलती थी। तो उसने थोड़ा सा अनुमान लगाया कि हो सकता है कि यह सरस्वती अग्रवाल का बेटा हो और वह उसकी माँ। तभी राजवीर ने जल्दी से धीरज का कमरे में स्वागत किया और फिर उसने धीरज से कहा, क्या आप हम सभी को यहाँ पर देखने आए हैं? और फिर राजवीर ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप सभी को इनसे परिचित कराना चाहता हूँ। ये रूबी होटल के मालिक मिस्टर धीरज हैं। जैसे ही सभी ने धीरज का राजवीर के द्वारा परिचय सुना तो वे सभी खड़े हो गए और उसका अभिवादन किया। तभी धीरज ने कहा, ओ आप सभी यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की मीटिंग बहुत ही अच्छी गुजरे। तभी धीरज ने एक धीमी आवाज में राजवीर से पूछा, मिस्टर राजवीर, इस आदमी के बारे में क्या गलत है? धीरज ने लकी की ओर इशारा करते हुए कहा। तभी राजवीर ने कहा, ओ मिस्टर धीरज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। राजवीर ने फिर मोटे तौर पर
लकी ने जो किया था उसके बारे में बताया और फिर अंत में कहा, मैं इस तरह के बुरे गुणों वाले व्यक्ति को मुफ्त भोजन नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आज अगर वह भोजन के लिए भुगतान नहीं करता है तो उसे यहाँ पर काम करना होगा। फिर उसके बाद धीरज ने सभी को एक मुस्कान के साथ देखा और इस कमरे से बाहर चला गया। वह सीधा रूम नंबर 888 में उस खूबसूरत महिला यानी कि लकी की माँ को रिपोर्ट करने के लिए वापस चला गया था, क्योंकि सरस्वती अग्रवाल ने लकी के बारे में धीरज को रिपोर्ट करने के लिए कहा था कि आखिर उस मीटिंग में क्या चल रहा है लकी के साथ, इसलिए वह वापस आ गया था। इधर लकी जिस रूम में था उस रूम में सभी आपस में बात कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, यह तो बहुत ही अद्भुत बात है कि मिस्टर धीरज वास्तव में यहाँ पर आए हैं। ऐसा तो शायद ही कभी होता है कि वह स्वयं किसी का अभिवादन करने के लिए आए। तभी उसके पास बैठे एक आदमी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, रूबी होटल मुंबई के सबसे बड़े होटलों में से है और मिस्टर धीरज की कमाई करोड़ों रुपए में है। यहाँ तक कि मुंबई के स्थानीय अमीर लोग आते हैं तब भी मिस्टर धीरज व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं मिलते हैं। तभी उसके पास में बैठी एक महिला ने कहा, लेकिन राजवीर जी के साथ ऐसा नहीं है, और फिर वह यह कहकर मुस्कुराई। तभी वहां पर बैठे एक और आदमी ने कहा, इसका मतलब है कि मिस्टर राजवीर जी का अनुसरण करना हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। वहां पर बैठे सभी मेहमान राजवीर की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन राजवीर तो केवल सिर्फ एक अजीब तरीके से मुस्कुरा सकता था, क्योंकि राजवीर को नहीं पता था कि मिस्टर धीरज उसे देखने के लिए क्यों आए थे। हालांकि राजवीर का मुंबई में एक अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन वह इतना भी अधिक अमीर नहीं था कि मिस्टर धीरज उनसे स्वयं मिलने आए उनके बिना किसी कहने पर भी। राजवीर की रैंक मुंबई शहर के टॉप 300 लोगों में आती थी, लेकिन फिर राजवीर ने सोचा, ठीक है छोड़ो अब इस बात को, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन फिर राजवीर ने इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की और उसने दावा किया कि धीरज मेरे कहने पर ही आया था। तभी राजवीर ने खुद की प्रशंसा करते हुए कहा, पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था तो मैं काशीनाथ जी से पर्सनली मिला था और हमने बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से बातचीत भी की थी। जैसे ही वहां पर बैठे सभी लोगों ने यह सुना तो वह सभी चौंक गए थे। तभी वहां पर बैठे एक आदमी ने कहा, क्या आप मिस्टर काशीनाथ जी के दोस्त हैं? तभी एक आदमी ने कहा, काशीनाथ जी का पूरे देश में बहुत ही अच्छा नाम चलता है, तो मिस्टर राजवीर जी प्लीज क्या आप उनसे हमारा परिचय करा सकते हैं? और फिर उस कमरे में बैठे सभी लोग राजवीर की अच्छी तरीके से प्रशंसा करने लगे। वे सभी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि राजवीर का काशीनाथ जी के साथ संबंध था। तभी राजवीर ने कहा, अगर कभी भविष्य में यह संभव हो सका तो मैं आप सभी को काशीनाथ जी के साथ एक बैठक में आमंत्रित करूंगा और हम एक रात बैठकर एक साथ भोजन करेंगे। तभी सीमा ने कहा, मिस्टर राजवीर आप तो इस आदमी के बारे में भूल ही गए हैं। सीमा ने लकी का हाथ पकड़ रखा था और उसका उपहास करने की कोशिश कर रही थी। अब आगे क्या होने वाला है यह सब जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिल सके।